नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष यानी मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डायनामिशम एकेडमी में। लिए आज 1919 का जो अधिनियम है वो पढ़ेंगे। 1909 का पढ़ चुके हैं, 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे। 1909 में भारतीयों के स्वशासन की मांग की गई थी, जिसको 1909 अधिनियम पूरा न कर सका, जिसके चलते 1919 अधिनियम लाया गया। और स्वशासन की मांग करते रहने के दौरान क्या हुआ कि एक मेसोपोटामिया आयोग था, उसने रिपोर्ट दी थी अपनी कि जो भारतीयों के वहाँ भारत में अंग्रेज़ों का जो शासन है वह अक्षम है, वह अंग्रेज़ों का जो शासन है वह अक्षम है। उसने वह रिपोर्ट दी, किसने दी थी? मेसोपोटामिया आयोग ने। ठीक है, बात करते हैं 1919 अधिनियम की। ये होता क्या है? 1919 जो अधिनियम है ये 1909 अधिनियम की पूर्ति करने के लिए आया था। मतलब कि भारतीयों की जो स्वशासन की मांग थी उसको पूर्ति करने के लिए 1919 में अधिनियम लाया गया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसे कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे जो कि ब्रिटेन में थे। और चैम्सफोर्ड कौन थे? चैम्सफोर्ड थे वायसराय, मतलब गवर्नर जनरल। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की। भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू थे उन्होंने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की, और उस घोषणा में उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र डोमिनियम मतलब स्वशासन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम भारत को एक स्वतंत्र स्वशासन देंगे। उन्होंने ये बात कही थी। किसने कही थी? मॉन्टेग्यू ने। ये कौन थे? भारत सचिव थे उस समय के। और इन्होंने यह घोषणा कब की थी? 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की थी कि भारत को हम स्वतंत्र स्वशासन मतलब खुद का शासन देंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि जुलाई 1918 में, 1917 की बात है, 1919 का ये अधिनियम है। अभी पीछे चल रहे हैं, ये इसकी जो पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका जो है 1919 अधिनियम की, ये क्यों लाया गया इसको समझ रहे हैं हम। तो 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा कर दी कि भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन देने की बात कही कि जुलाई 1918, ये 17 था, ये 18, जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसे ऐसा हुआ था कि जो मॉन्टेग्यू थे वो सचिव थे, भारत सचिव थे, ये भारत आए हुए थे। भारत में शिमला में इन्होंने चैम्सफोर्ड के साथ एक मीटिंग की, जो वायसराय थे उनके साथ मीटिंग की। और मीटिंग में जो भी निर्णय निकला, जो भी बातचीत हुई, उस निर्णय को, उस बात को इन्होंने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित किया। किसने किया? मॉन्टेग्यू ने किया। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित किया। और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि उस रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1909 पारित किया गया। 1909 अधिनियम जो है ऐसे ही नहीं पारित हुआ था। 1909 अधिनियम कैसे पारित हुआ था आपको बता चुके हैं कि पहले तो मॉन्टेग्यू घोषणा करते हैं कि स्वतंत्र स्वशासन देंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि 1918 में मॉन्टेग्यू जब आते हैं भारत के शिमला में, वो चैम्सफोर्ड से मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। 1909 का अधिनियम जो था उसमें पार्लियामेंट सुधार जिसे अधिनियम बोलते हैं, उसमें पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था मुस्लिमों को। उसमें मुख्य बातें थीं, और बहुत सी मुख्य बातें थीं, और जो नहीं पूरी हो पाई, भारतीयों को स्वशासन नहीं मिल सका, और पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है, इसमें बात समझते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। किसका हो गया? द्विसदनात्मक, मतलब पहले एक सदन हुआ करता था, अब 2 सदन होंगे केंद्र में क्या होंगे? 2 सदन होंगे। पहला क्या होगा? राज्य परिषद। पहला क्या होगा? राज्य परिषद। दूसरा होगा केंद्रीय विधानसभा। पहला होगा राज्य परिषद, दूसरा होगा केंद्रीय विधानसभा। वर्तमान में राज्य परिषद को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में हम राज्य परिषद को राज्यसभा के नाम से, और केंद्रीय विधानसभा को हम वर्तमान में लोकसभा के नाम से जानते हैं। लोकसभा राज्यसभा आप सबको पता होगा क्या होता है। तो वर्तमान में राज्यसभा, जिसको पहले हम राज्य परिषद कहा करते थे, और वर्तमान में जो लोकसभा है उसे पहले केंद्रीय विधानसभा कहा करते थे। हुआ गया था कि उस समय राज्य परिषद का जो गठन किया गया था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का शुभारंभ हो गया, तो 2 राज्य परिषद विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा का निर्माण हुआ। राज्य परिषद में
60 सदस्य हुआ करते थे। कितने? 60 सदस्य हुआ करते थे। उसमें से 34 जो थे वो निर्वाचित होते थे, मतलब इलेक्टेड होते थे, मतलब वोटिंग के द्वारा होते थे, और अन्य जो थे वो नामांकित किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा नामांकित किए जाते थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। किसका कार्यकाल? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। जो राज्यसभा के अंदर बैठते थे, मतलब राज्य परिषद के जो सदस्य होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। फिर बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा का। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य हुआ करते थे। 145 में से 104 इलेक्टेड होते थे, 104 इलेक्टेड होते थे, और 145 में से जो 104 में से जो अन्य बचते हैं 41 वो नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड होते थे, मतलब नॉमिनेटेड होते थे। फिर बात करते हैं कि इनके कार्यकाल की। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। इसमें अंतर क्या था? राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में अंतर क्या था? अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना था, शक्ति दोनों की समान थी, लेकिन बजट पर स्वीकृति सिर्फ विधानसभा दे सकता था। अर्थात केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान का लोकसभा जो है, वही बजट पर स्वीकृति दे सकता था। लोकसभा को यह विशेष अधिकार था कि वो बजट पर स्वीकृति दे सकता था। अब बात करते हैं कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की बात कही गई थी। मोंटेग्यू ने कहा कि हम भारत को एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करके देंगे। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। उत्तरदायी का मतलब होता है कि जवाबदेही। आप अगर जनता जवाब मांगती है तो उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा, और सरकार को, उसे बोलते हैं उत्तरदायी सरकार। उत्तर देने के लिए जो सुशासन सक्षम हो या शासन सक्षम हो, उसे उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए किसने कहा था? मोंटेग्यू ने कहा था। मोंटेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे, वो भारत में रहते थे। फिर बात करते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की बात आती है। प्रांतों में द्वैध शासन की बात आती है। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक पृथक किया गया। मतलब कि क्या किया गया कि जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। थोड़ा इस पे भी नजर डाल देते हैं। राज्य सूची, संघ सूची, संघ केंद्र सूची बोलते हैं, केंद्र सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। इसमें कुछ विषय होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत विषय होते हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य का होता है। संघ सूची के अंतर्गत विषय होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत वो विषय होते हैं जिनमें राज्य और संघ दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन संघ की प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। अगर कोई विषय है जो समवर्ती सूची का है और उसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो प्राथमिकता संघ के कानून की दी जाएगी, न कि राज्य के कानून की। ठीक है, अब बात करते हैं कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को पृथक पृथक करते हैं। जिस प्रकार से इसमें विषय दिए हैं, इसी प्रकार से इसमें भी विषय दिए गए थे, पृथक पृथक किया गया। और जो प्रांतों में द्वैध शासन था, द्वैध शासन मतलब 2 शासन। प्रांत मतलब वर्तमान के जो स्टेट हैं, राज्य हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को 1935, द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी, इसको 1935 में समाप्त किया गया था। अब बात करते हैं कि प्रांतीय विषय क्या थे। केंद्र और प्रांतीय विषयों को पृथक पृथक किया गया था, तो प्रांत के विषय क्या क्या थे? प्रांत के विषय 2 प्रकार से थे। प्रांत के विषय को दो तरीके से विभाजित कर दिया गया था। मतलब प्रांतीय द्वैध शासन चल रहा था। लिखा है ना, प्रांतों में द्वैध शासन। केंद्र की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रांत की बात करेंगे। प्रांत में द्वैध शासन मतलब 2 प्रकार का शासन। 2 प्रकार के शासन जो विषय थे प्रांत के, उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय कौन कौन से? जैसे वित्त, पैसा, न्याय, मतलब न्याय जो कोर्ट में होता है, फिर राजस्व संबंधी, और पुलिस बल आदि, ये सारे आरक्षित विषय थे। मतलब इसमें ये सिर्फ आरक्षित विषय थे। हस्तांतरित विषय क्या होते हैं? हस्तांतरित विषय होते हैं जो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। अब बात करते हैं कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय पर कानून बनाने का किसको अधिकार था? कानून बनाने का किसको अधिकार था? तो आरक्षित विषय जो थे उस पर अधिकार था गवर्नर जनरल प्लस उसकी कार्यकारिणी परिषद। गवर्नर जनरल उसकी प्लस उसकी कार्यकारिणी परिषद
कानून बनाने का अधिकार किस पर थी? आरक्षित विषय पर। मतलब एक तरीके से केंद्र का इस पर नियंत्रण था, ठीक है। या उत्तरदायी नहीं थी, या से जो थी व्यवस्था या उत्तरदायी नहीं थी, आरक्षित विषयों पर किसी भी प्रकार की वह उत्तरदायी नहीं थी। अब बात करते हैं हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन तभी बना पाएंगे जब आपके पास पुलिस होगी, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास सारी व्यवस्थाएं होंगी, तभी आप बना सकते हैं। ये भारतीयों को हस्तांतरित विषय दिया तो गया था, पर उस पर पूर्णतः वो आरक्षित विषयों पर डिपेंडेंट थे, आरक्षित विषयों पर डिपेंडेंट थे। स्थानीय स्वशासन बिना पुलिस के कैसे बना सकते हैं? शिक्षा बिना पैसे के कैसे आ जाएगी? शिक्षा में बिल्डिंग बनेगी और स्कूल बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं बच्चों के लिए, तो बिना पैसे कैसे बन जाएगा? जो कि ये सारे अधिकार आरक्षित विषय थे। और आरक्षित विषय किसके पास थे? गवर्नर जनरल के पास, मतलब केंद्र के पास। फिर आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बिना पैसे का कैसे इंतजाम हो जाएगा? स्वास्थ्य का, अस्पतालों का निर्माण बिना पैसे के कैसे हो जाएगा? तो इसी तरीके से हस्तांतरित विषय प्रांतीय में द्वैध शासन की व्यवस्था तो की गई थी। एक क्या बात की गई थी? उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार बनाने की व्यवस्था तो की गई थी, पर सिर्फ और सिर्फ प्रांतीय जो भारतीयों को दिया गया था अधिकार, उसके लिए दिया गया था। बट जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद जो थी, जो आरक्षित विषयों को देख रही थी, उसमें उत्तरदायी वो नहीं थे। अच्छा, हस्तांतरित विषयों पर कौन कानून बनाता था? गवर्नर बनाता था प्लस भारतीय मंत्री, गवर्नर और प्लस भारतीय मंत्री। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, जो गवर्नर जनरल की विशेष कार्यकारिणी परिषद होती थी, वही कानून बनाते थे। इसमें क्या था? तो गवर्नर और प्लस भारतीय मंत्री जो मंत्रालय दे दिए जाते थे कि आपको ये मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय, उस मंत्रियों की सहायता से ये कानून बनाते थे। और ये सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे, सरकार के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होते थे। और इसमें कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया था मॉन्टेग्यू के द्वारा कि आप बात कर रहे थे उत्तरदायी सरकार प्रदान करने की, आपने क्या किया कि एक को तो उत्तरदायी बनाया और एक को उत्तरदायी नहीं बनाया। अगर मतलब प्रांतीय में अगर भारतीय गवर्नर और भारतीय मंत्री जो थे, उनकी सलाह पर जो नियम कानून बनने थे वो उत्तरदायी थे, और आप जो मुख्य आप विभाग जो ले रखे हैं, आपने विषय जो ले रखे हैं, उस पर आप उत्तरदायी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव था। फिर बात करते हैं कि जांच। प्रांतों में द्वैध शासन जो था, इसकी जांच कौन करता है? इसकी जांच करते हैं अलेक्जेंडर मूडी मैन, इसकी जांच करते हैं। और प्रांतों में द्वैध शासन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन के जन्मदाता कहे जाते हैं लियोनिल कार्टियस। कौन कहे जाते हैं? लियोनिल कार्टियस। अब बात करते हैं कि 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल किसको दिया गया था? मुस्लिमों को। तो 1909 में दिया गया था, तो मुस्लिमों को दिया गया, तो अन्य धर्म के लोग हैं, उनके भी मांग बढ़ने लगी थी कि उन्हें भी पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। तो इसमें क्या किया था कि सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल पृथक इसमें भी लोगों को दिए गए। जैसे किसको दिया गया था? इसमें 1919 में सिखों को दिया गया पृथक निर्वाचन मंडल, ईसाइयों को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, यूरोपियन को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल ही कहेंगे जब किसी विशेष संप्रदाय को एक निर्वाचन मंडल दिया जा रहा है, उसका जो प्रत्याशी होगा वो भी उसी धर्म का होगा और जो वोट देंगे वो भी उसी धर्म के होंगे, तो ये सांप्रदायिक ही तो है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रथम बार महिलाओं को जो वोटिंग देने का अधिकार भी इसमें दिया गया था। थोड़ी इरेज करेंगे और लिखेंगे साइड में। पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया, मतलब वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, वो भी सीमित, ज़्यादा नहीं, सीमित दिया गया था। पहली बार महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार दिया गया था, वो भी सीमित दिया गया था। फिर बात करते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जाता है। किसका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। अब बात करते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसे कहते हैं, यूपीएससी, उसे तो संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। वर्तमान में संघ है भारत, पहले ये संघ नहीं था ना, तो इसीलिए इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहते हैं। क्या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है, गठन की बात कही जाती है, गठन की बात कही जाती है, होता नहीं 1919 में, गठन की बात कही जाती है। फिर बात करते हैं
एक मिनट, 1924 में ली आयोग, जो एक आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसने 1924 को अपनी रिपोर्ट दी। किसने दी? 1924 में ली आयोग ने एक रिपोर्ट दी। तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1919 में सिर्फ बात कही गई थी कि केंद्रीय लोक सेवा का गठन किया जाएगा। 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट आती है। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है, जिसे हम आज यूपीएससी बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी ही चलती है सबकी। ठीक है, कुछ और पॉइंट हैं, थोड़ा उन्हें भी देख लेंगे एक दो। अरे तीसरा पॉइंट है कि भारत परिषद जो है, भारत परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम कर दी गई। उनकी संख्या 15 से कम कर दी गई। 15 से कम कर दी गई। पहले 15 हुआ करती, अब कितनी होगी? 8 से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12। और जो भारत परिषद का जो वेतन और खर्चा जो है भारतीय राजस्व से जाता था, अब वो ब्रिटेन के राजस्व से जाएगा। मतलब वेतन और खर्चे ब्रिटेन के राजस्व से जाएंगे। पहला ऐसा था कि जो मतलब ब्रिटेन में लोग भारत सचिव बैठे हैं, भारत सचिव की परिषद बैठी है, उसके जो सदस्य हैं उनका वेतन है उनके खर्चे हैं, वो भारत के राजस्व से जाते थे। पर इसमें ये प्रावधान किया गया कि अब भारत के राजस्व से नहीं जाएंगे। अब वहाँ के सदस्यों की संख्या भी कम कर दी गई। जब अपने पर आए तो सदस्यों की संख्या कम कर दी, 8 से 12 ही कर दी, पहले 15 हुआ करते थे। तो वेतन और खर्चे के जो हैं वो ब्रिटेन के राजस्व से जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको 1935 में समाप्त भी कर दिया गया था। भारत परिषद जो थी इसको 1935 में समाप्त। कौन? भारत परिषद। भारत परिषद को 1935 में समाप्त कर दिया गया था। बट जो भारत सचिव का पद था उसे समाप्त नहीं किया गया था। जो भारत सचिव का पद था उसे समाप्त नहीं किया गया था, और भारत सचिव की सहायता के लिए नहीं समाप्त किया गया था। और भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। किसकी? भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। वो किसकी सहायता करेगा? भारत सचिव की सहायता करेगा। पहले क्या था, जो भारत सचिव की जो परिषद हुआ करती थी वो सहायता कर रही थी भारत सचिव की। अब वो तो समाप्त कर दी गई 1935 में 1935 में समाप्त कर दी गई है भाई। तो अब उसकी सहायता कौन करेगा? उसकी सहायता करेंगे अब हाई कमिश्नर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये सोचते होंगे कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये काम आएगा कि नहीं आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो भी कंटेंट है किसी एक बुक का नहीं है, और आप इसे हल्के में मत लीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, यूपीएससी के, पीसीएस के आप क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन से फिर देखिए। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन आए हैं, चार्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो इससे बाहर जाने वाले नहीं हैं। और आपको प्रमाण की अगर आवश्यकता है तो प्रमाण की आवश्यकता के लिए हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को हल्के में ना लें। ये रही आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये भी चल रहे हैं साथ में, और एक ये बुक है, ये भी साथ में चल रही है, और एक ये बुक है। ये बुक विशेष अभी जल्द में ही मंगाई है, और जल्द में क्या चल रहा है इसका। और क्वेश्चन की जो संख्या है, वो संख्या क्या, क्वेश्चन का जो मतलब एक तरीके से आदान प्रदान है, उसका हम कुछ समय के बाद चालू करेंगे। जब 1947 का अधिनियम हो जाएगा, 1947 का जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम हो जाएगा, उसके बाद हम उसको चालू करेंगे। तब जो अभी तक पढ़ा था 1947 से, 1773 से लेकर 1947 अधिनियम तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे,
और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी का भी, यूपीपीएससी हो, लोअर पीसीएस हो, सारे क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।